हाय गाइस, दिस इज शतांग चौबे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन में जहां आर्कटिक रीजन को हम लोग किसी समय तक बहुत ठंडे जगह के रूप में जानते थे, आज के समय में वो बहुत गर्मी झेल रहे हैं। और गर्मी का अर्थ यहाँ के मुकाबले बेशक वो कम हो सकता हो, लेकिन वहाँ के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा है। ये मोटे तौर पर हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ अचानक से 55-56 डिग्री गर्मी पड़ने लगी। हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर 46-47 डिग्री ही कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ देता है, तो खैर 55-56 का क्या ही मायना बैठता है। मैं बता दूं कि अंटार्कटिका ने अभी कुछ हफ्तों पहले ही अपने इतिहास का सबसे गर्म दिन महसूस किया। मैं बता दूं कि ये टेम्परेचर उनके पूरे इतिहास में इससे पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं गया। और 18 डिग्री सेल्सियस अगर किसी भी अंटार्कटिका के किसी भी रीजन में अगर पहुंच जाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने पिक पर पहुंच चुका है। जब पूरे आर्कटिक रीजन में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो इसमें कनाडा और स्कैंडिनेवियन नेशंस पीछे कैसे रहेंगे। बेशक उन्हें भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और आज के समय में जो कनाडा और जो स्कैंडिनेवियन देशों में ऐसे कई जगहों पर ग्लेशियर्स देखे जाते थे, जो कि हम कह सकते हैं कि 12 मासे ग्लेशियर्स रहते थे, यानी कि जो कंप्लीट ईयर तक ग्लेशियर्स बने रहते थे, वैसे जिसको हम अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं सदाबहार टाइप के, कि जो कि ग्लेशियर्स आपको साल के किसी भी मौसम में किसी भी दिन अगर आप चले जाएं तो आपको दिखेंगे। वो ग्लेशियर भी अब पिघलने लगे हैं और बहुत बुरी तरह से पिघलने लगे। मैं ये कहूँगा कनाडा के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ जंगलों में आग लगी है। स्कैंडिनेविया भी आज के समय में हीट वेव्स झेलने लग रहा है। इतना कुछ हो रहा है, तो क्या इसके पीछे कुछ रिकॉर्ड्स, कई सारे साइंटिफिक रीजंस हैं? बेशक है। आइए चलिए उन पर भी हम थोड़ा नजर डालें, थोड़ा उस पर भी चर्चा करें। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का भी एक एरा रहा है, यानी एक पीरियड रहा है जहां से उसकी शुरुआत हुई है, जो आज तक चलता रहा है। और वो पीरियड रहा है अराउंड 1880s का, या कहें हम लेट 19th सेंचुरी का। जी हाँ, ये वो समय था जिस वक्त इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉलोनियल इलाकों में, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस जिन जिन देशों पर राज कर रहे थे, उन देशों में जगह जगह पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे। इनफैक्ट वो अपने खुद के देश में भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे। और उस दौरान कई जगह जगह पर पेड़ों की, जंगलों की कटाई हुई, साथ ही साथ बहुत बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ। और वही वो ऐसा एरा था, वैसा समय था जब ग्लोबल वार्मिंग अपना पीक पकड़ना शुरू कर चुका था। करीब 100 साल बाद जब वही इंडस्ट्रियल एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में तब्दील हो गया, तब जाकर कहीं लगा कि शायद अब माहौल ठीक होगा। लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। इनफैक्ट जो भी साल भर के अंदर में हो, यानी अराउंड 1880 से लेकर 1980s 90s तक, यानी कि 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के अंत तक जो कुछ भी होना था, अब उसकी इफेक्ट्स आने शुरू होने थे। इफेक्ट्स हम पर जो हो सकते थे वो सब शुरू हुए। और यही 21st सेंचुरी वो समय है जब हमें ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे ज्यादा किसी इलाके में झेलने को मिल रहा है, सबसे अधिक असर जो है अगर किसी इलाके पर पड़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली आर्कटिक का इलाका है। आर्कटिक सर्कल यानी हमारे धरती का नॉर्थ मोस्ट पार्ट, जिस इलाके में स्कैंडिनेवियन देश रहते हैं, नॉर्थ कनाडा है, रशिया का टॉप मोस्ट पार्ट है, जो कि साइबेरिया का नॉर्थ मोस्ट पार्ट भी है। तो वो इलाके सबसे ज्यादा गर्मी फेस कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल वही इलाके सबसे ज्यादा गर्मी फेस कर रहे हैं। निचला इलाका भी है, जो कि अंटार्कटिका का इलाका है, या कहें कि अंटार्कटिका से सटने वाले भी कई सारे ऐसे देशों के आइलैंड्स हैं, जिसमें अर्जेंटीना का भी एक आइलैंड है। बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने जब पिछले साल वहाँ पे टेम्परेचर मापा था, जो कि अर्जेंटीना का भी एक तरह से अंटार्कटिका और अर्जेंटीना का एक मिला जुला पार्ट है, उस इलाके में पिछले साल, मैं बता रहा हूँ इस साल नहीं, पिछले साल भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर मापा गया था, जो कि इस साल एक बार फिर मेन अंटार्कटिका लैंड में भी पाया गया है, ऐसा मापा गया है। इन आर्टिकल्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका में इस साल और पिछले साल कितने हाई टेम्परेचर्स पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो दोस्तों, ये सारी खबरें जो हैं ये काफ़ी डराने वाली हैं, और ये ऐसा एहसास दिलाने वाली है कि आने वाले कुछ सालों में शायद हमें हमारे अपने इलाकों में जो भी टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो अपने पिक पर देखने को मिलेगा।
इसका एक छोटा नमूना आप अपने खुद के एहसास पर भी जाकर देख सकते हैं, अपने खुद के इतिहास पर जाइए और देखिए कि क्या 2010 में जो आप टेम्परेचर महसूस करते थे, आज 2021 आने तक क्या वही सेम टेम्परेचर, सेम मौसम, सेम महीने में आपको देखने को मिल रहा है? जी मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बारिश अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी अपने पिक पर पहुंच जाती है। तो ये जो भी टेम्परेचर अपनी जगह पर आता है वो बिल्कुल अपने पिक पर चला जाता है, जो साफ बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग या जिसको कहें क्लाइमेट चेंज, वो अपना सबसे विकराल रूप, सबसे भयावह रूप दिखा रहा है। एट लास्ट मैं बिल्कुल यही बात कहूंगा कि आप सभी इस पर ध्यान दें। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और ये मुद्दे को हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर हम आज इसे अनदेखा करते हैं तो बेशक हमारे लिए आने वाला डिकेड बहुत बहुत ज़्यादा भारी होगा। न सिर्फ ये पेंगुइन या सील जैसे आर्कटिक में रहने वाले जानवरों के लिए मुश्किल भरा समय है, बल्कि ये आज हम जैसे आम इंसानों के लिए भी है, क्योंकि आज के समय में कनाडा में ऐसे कई लोग हैं जो इस हीट वेव में नहीं रहे। साथ ही साथ स्कैंडिनेवियन देशों में भी ये चीज़ देखने को मिल चुकी है और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कुछ मेजर्स दिखाए थे कि यूरोप में सन 2002 के या 2003 के लगभग में भी हीट वेव्स आई थी। साथ ही साथ 2016 में भी वहाँ हीट वेव्स आई थी। भारत में भी अगर आप विकिपीडिया पर जाकर देखते हैं तो भारत में भी 2016 के लगभग में हीट वेव्स आई थी, यूरोप में 2018 में आई थी, अब फिर से आ रही हैं। तो लगातार ये जो है हीट वेव्स का एक सर्कल बन चुका है कि जो हर कुछ साल पर किसी ना किसी देश में, किसी ना किसी रीजन में आ रहा है और कई ऐसे रीजन हैं जहां पर ग्लेशियर्स मेल्ट होते ही जा रहे हैं, जिनका जो आंकड़ा है वो बद से बदतर स्थिति दिखा रहा है। ऐसे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाने पर ध्यान दें, जितना हो सके उतना पानी बचाने पर भी बहुत फोकस करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, इसको आप प्रिकॉशन समझ लीजिए या आप कह लीजिए कि अर्थ को सेव करने वाली, हमारी लाइफ सेव करने वाली कुछ अहम पहल है, तो उसका भी आप साथ दे सकते हैं। कई ऐसे तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए। आइदर आप इकोनॉमिकली साथ देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप अगर जिसको फाइनेंशियल भी कह सकते हैं, आप अगर खुद एक्टिविटी करें, अगर आप फिजिकली उनका साथ देना चाहें वैसे भी दे सकते हैं। तो जहाँ तक भी हो सके, जैसे भी बन सके, इन्वायरमेंटली अपने इन्वायरमेंट को, अपने अर्थ को जितना भी हो सके उतना सपोर्ट। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप तक और भी बेहतर वीडियोस पहुंचा पाऊँ और जितना हो सके मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ पाऊँ। मेरे चैनल को या मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सीधे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी, आने वाली वीडियोस भी मेरी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।